हेलो एवरीवन, आई एम एमन खान एंड वेलकम टू लॉ एड बाय एमन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम लॉ और आज का हमारा टॉपिक है विल। तो गिफ्ट की तरह ही विल भी एक डिक्लेरेशन होता है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, बस डिफरेंस ये होता है कि जो विल होता है उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो होती है वो टेस्टेटर के डेथ के बाद होती है। टेस्टेटर वो इंसान होता है जिसने विल बनाई होती है, जिसकी विल होती है। या विल का अरेबिक वर्ड होता है वसीयत। ऑलराइट, विल जो होती है वो ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। जो रिटर्न विल होती है उसे हम कहते हैं वसीयतनामा। Now, if we go by the definition of will, it is the conferment of right of property in a specific thing or in a profit or advantage or in a gratuity to take effect on the death of the testator. तो इस डेफिनेशन से हमारे दो एलिमेंट्स आते हैं विल के। पहला है कि इट्स अ कन्फर्मेंट ऑफ राइट टू वंस प्रॉपर्टी ऑन अनदर, और दूसरा कि जो कन्फर्मेंट है, ये राइट का जो कन्फर्मेंट है, दैट टेक्स अफेक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। ये हैं दो एलिमेंट्स विल के। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द एसेंशियल्स ऑफ विल। या 4 एसेंशियल्स होते हैं वैलिड विल के। पहला, द टेस्टेटर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मेक द विल। दूसरा, द लेगेटी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू टेक द लेगेसी और द बेक्वेस्ट। तीसरा, द सब्जेक्ट ऑफ द बेक्वेस्ट मस्ट बी अ वैलिड वन। और चौथा, द बेक्वेस्ट मस्ट बी विद इन द लिमिट इम्पोज्ड ऑन द टेस्टामेंटरी पावर ऑफ अ मुस्लिम। तो ये 4 होते हैं बेसिक एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड विल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन, जो टेस्टेटर के लिए है। टेस्टेटर वो इंसान होता है जिसकी विल होती है, जिसके बिहाफ पे विल बनी है, जिसकी बेसिकली प्रॉपर्टी जो है वो डिस्पोज ऑफ हो रही है बाय द वे ऑफ वसीयत। ओके, नाउ जो टेस्टेटर होता है उसकी कुछ कैपेसिटीज होती है। जैसे पहला, जो टेस्टेटर है वो मुस्लिम होना चाहिए। दूसरा, वो एक साउंड माइंड का इंसान होना चाहिए। अनसाउंड माइंड का इंसान या एक लूनेटिक इंसान कॉम्पिटेंट नहीं होता टू मेक अ विल। ओके, अगर एक विल जो है वो एक अनसाउंड माइंड के इंसान ने बनाई थी, लेकिन विल बनाने के बाद वो साउंड माइंड का हो जाता है, तो उसकी विल इस रीजन से वैलिड नहीं हो सकती। ऑलराइट, अगर एक विल एक इंसान ने तब बनाई थी जब वो साउंड माइंड का था, लेकिन आफ्टरवर्ड्स वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो जो उसकी विल होती, जो उसने साउंड माइंड रहते बनाई थी, वो विल इनवैलिड हो जाती है। ऑल्सो एक माइनर जो है वो भी कॉम्पिटेंट नहीं होता विल बनाने के लिए। वो वैलिडेट हो सकती है आफ्टर द माइनर हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, और वो उसको रेटिफाई कर दे। ओके, अब माइनर कौन है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ माइनर होता है वो इंसान जो 15 साल का हो। ठीक है, तो विल के मैटर में जो मुस्लिम होते हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के एज के हिसाब से गवर्न नहीं होते हैं, बल्कि इंडियन मेच्योरिटी एक्ट के हिसाब से गवर्न होते हैं। दैट मीन्स जो माइनर है उसकी एज ऑफ मेजोरिटी होगी 18। मतलब विल के केस में जो इंडियंस हैं वो गवर्न होते हैं इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत। उनकी जो एज है वो इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत गवर्न होती है, ना कि उनकी पर्सनल लॉ के तहत। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विल ऑफ द पर्सन हु इज कमिटिंग सुसाइड। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। पहला है सुन्नी लॉ का, दूसरा है शिया लॉ का। सुन्नी लॉ में उस इंसान की विल जिसने सुसाइड करी है वो वैलिड होती है। शिया लॉ में वो विल इनवैलिड होती है। ओके, लेकिन अगर वो जो विल है वो एक्ट के पहले बनी थी, द एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ सुसाइड, तो फिर वो जो विल होगी वो वैलिड होगी। द केस ऑफ मजहर हसन वर्सेस बोधा बीबी, where the disease first made his will and afterwards took poison, it was held that the will was valid. एक will जो कि undue influence, coercion या fraud से बनी है, that will is not valid. Okay, now let's move on to the second essential, that is legatee. मतलब वो इंसान जिसके फेवर में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है। ओके, लेगेटी के भी कुछ कैपेसिटीज होती हैं जो कि ये हैं। पहला, कि कोई भी इंसान जो है वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है अंडर अ विल, इसलिए सेक्स, एज, क्रीड या रिलीजन मैटर नहीं करता। ऑलराइट, मतलब एक नॉन मुस्लिम को भी आप अपनी प्रॉपर्टी विल कर सकते हो। दूसरा, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड असेंट होनी चाहिए ऑफ द लेगेटी आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर in accepting the title of the subject of the bequest. तो a bequest in favor of the murderer of the testator is invalid under Sunni law. मतलब अगर A ने B का मर्डर किया है तो B की जो विल है वो A के फेवर में नहीं बन सकती। अगर A ने B का मर्डर किया है तो B की विल जो है वो A के फेवर में नहीं बन सकती। अगर टेस्टेटर है उसके मर्डरर के फेवर में विल है तो वो एग्जीक्यूट हो सकती है, जो टेस्टेटर के एज थे वो उस चीज के लिए कंसेंट कर दे। अंडर शिया लॉ
अगर जो मर्डर है वो इंटेंशनल है तो ही वो जो विल है वो इनवैलिड होगी, लेकिन अगर वो अनइंटेंशनल था या एक्सीडेंटल था तो वो जो विल है वो वैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट, a will for the benefit of a religious or charitable object is valid. Now, let's move on to the third essential, that is the subject of the will. तो subject of the will मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज या चीजें हैं जो वसीयत करी जा सकती हैं। पहला, the property must be capable of being transferred. दूसरा, the property must be in existence at the time of testator's death. और तीसरा, कि जो टेस्टेटर है वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। Now, the fourth essential is the testamentary power of a person. ठीक है, मतलब जो पावर होता है एक पर्टिकुलर इंसान का, एक पर्टिकुलर मुस्लिम इंसान का अपनी विल करने का, वो लिमिटेड होता है, इट्स नॉट अनलिमिटेड। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान अपनी सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी ही बाय वे ऑफ विल डिस्पोज ऑफ कर सकता है, बाकी की जो 2/3 प्रॉपर्टी होगी वो ट्रांसफर होगी बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस टू हिज heirs. ऑलराइट, तो दो तरह की लिमिटेशंस होती हैं, पहली विथ रिगार्ड्स टू पर्सन और दूसरी विथ रिगार्ड्स टू प्रॉपर्टी। तो पहली है विथ रिगार्ड्स टू पर्सन। तो जनरल रूल ये है कि विल इन फेवर ऑफ heirs तब तक वैलिड नहीं हो सकती जब तक जो बाकी heirs है वो उस चीज पे कंसेंट ना दे दे। इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ गुलाम मोहम्मद वर्सेस गुलाम हुसैन दैट a bequest in favor of an heir is not valid unless the other heirs consent to the bequest after the death of the testator. सुन्नी लॉ का कंसेप्ट है, लेकिन शिया लॉ में ये कंसेप्ट है कि आपको जो बाकी heirs है उनकी कंसेंट की जरूरत नहीं होती, गिवन कि वो जो पर्टिकुलर शेयर है स्टेट का दैट इज नॉट एक्सीडिंग द 1/3 पार्ट लिमिट। ओके, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर शिया इंसान ने अपनी पूरी ही एस्टेट एक पर्टिकुलर एक हेयर को दी है तो वो जो विल होगी वो होगी void. Now, second limitation है as regards to property. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो एक पर्टिकुलर मुस्लिम इंसान है वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी की 1/3 ही विल कर सकता है, जो बाकी 2/3 है वो पास ऑन होता है बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो जो 1/3 रूल है इसके दो एक्सेप्शंस है। पहला ये कि अंडर हनफी लॉ अगर एक पर्टिकुलर इंसान, एक पर्टिकुलर टेस्टेटर 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी किसी और हेयर को दे रहा है तो बाकी हेयर की अगर कंसेंट मिल गई, देखो ये चीज समझो कि 1/3 हिस्सा वो बाय विल दे सकता है, जो 2/3 है वो उनके heirs का होता है। तो अगर एक पर्टिकुलर मुस्लिम इंसान 1/3 से ज्यादा पार्ट किसी को देगा, ओके, तो कहाँ किन के पार्ट से देगा, जो 2/3 वाले हैं उनके पार्ट से वो 1/3 पार्ट में ऐड होगा, राइट। तो इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर एक bequest जो है वो टेस्टेटर 1/3 से ज्यादा किसी को दे रहा है, तो अगर इस चीज में बाकी जो लोग हैं, बाकी जो heirs हैं, रिमेनिंग heirs जो हैं, उनकी कंसेंट है तो फिर वो जो bequest है वो वैलिड होगी। सिंपल सी चीज है कि अगर मेरा हक वो किसी को दे रहे हैं तो अगर मेरी कंसेंट है तो क्या प्रॉब्लम है। द विल विच एक्सीड्स द 1/3 लिमिट विल बी वैलिड अगर कंसेंट मिल जाए ऑफ द heirs आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर्स। ये हो गया पहला एक्सेप्शन। दूसरा है अगर जो टेस्टेटर है उसकी कोई heir ही ना हो। नाउ लेट्स मूव एट द एंड टू द रेवोकेशन। रेवोकेशन 3 तरह से हो सकता है, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड सब्सिक्वेंट। एक्सप्रेस मतलब उन्होंने बोल दिया, जो टेस्टेटर है उसने एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी एक्स को दे रहा था, लेकिन उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि नहीं अब मैं ये प्रॉपर्टी वाई को दूंगा। ये एक्सप्रेस हो गया, उसने सबके सामने बोल दिया कि जो उसकी विल है, जो बाय विल जो प्रॉपर्टी एक्स को दे रहा था अब वो वाई को देगा, तो ये हो गया एक्सप्रेस रेवोकेशन। इम्प्लाइड कैसे होगा, एक पर्टिकुलर इंसान अपना घर जो है वो एक्स को दे रहा था लेकिन उसने मरने के पहले वाई को गिफ्ट कर दिया, तो फिर ये हो गया इम्प्लाइड, बिना कुछ बोले ही जस्ट एक्टेड अगेंस्ट द प्रीवियस विल। ओके, थर्ड है सब्सिक्वेंट विल। ओके, अगर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एक मुस्लिम ने एक पर्टिकुलर इंसान को दी है, लेकिन बाद में वो एक और विल बना के वही प्रॉपर्टी किसी और को दे दे, तो जो पहली विल होती है वो रिवोक हो जाती है। ओके, लेकिन उस सेम विल में सेम प्रॉपर्टी में अगर वो सब्सिक्वेंट बिक्वेस्ट करे, मतलब किसी और को ऐड कर ले, तो फिर वो दोनों उस प्रॉपर्टी को इक्वली बांटेंगे आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर। व्हाट हैपेंस इफ द लेगेटी डाइज, मतलब जिसके फेवर में विल बनाई जा रही है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है। तो इसके दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, एक है सुन्नी लॉ का, दूसरा है शिया। अंडर सुन्नी लॉ अगर एक लेगेटी की डेथ टेस्टेटर के पहले ही हो जाती है तो जो उसका शेयर है वो लैप्स हो जाता है और वो मिल जाता है टेस्टेटर के बाकी एस्टेट के साथ। ओके, लेकिन अंडर शिया लॉ जो लेगेटी का शेयर है वो लैप्स नहीं होता है, पास ऑन हो जाता है लेगेटी के heirs को, अनलेस जो पर्टिकुलर टेस्टेटर है वो उस चीज को रिवोक कर दे या लेगेटी के कोई heirs ही ना हो।
नाउ द नेक्स्ट इज प्रोपोर्शनेट रिडक्शन, मतलब अगर एक पर्टिकुलर इंसान ने, पर्टिकुलर टेस्टेटर ने 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी अपनी किसी को बिक्वेस्ट करी है और जो उनके ओरिजिनल एयर्स हैं उसका उनको कंसेंट नहीं मिला इस चीज पे, तो शेयर है पर्टिकुलर जो 1/3 से ज्यादा है वो डिक्रीज हो जाएगा 1/3 शेयर तक ही। बेसिकली अगर कंसेंट नहीं है एयर्स की, वो जो 1/3 शेयर है वो बढ़ेगा नहीं, वो 1/3 ही रहेगा। अगर कंसेंट मिल गई तो बढ़ जाएगा। तो जो बिक्वेस्ट होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रेटिएबल अबेटमेंट वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है पायस पर्पसेस के लिए, दूसरा होता है सेक्युलर पर्पसेस के लिए। पायस पर्पसेस भी तीन तरह के होते हैं। पहले होते हैं फराइज, ये ऑब्लिगेटरी होते हैं ऑन मुस्लिम्स, जो कि तीन होते हैं, हज, ज़कात एंड एक्सपिएशन फॉर प्रेयर्स मिस्ड बाय अ मुस्लिम। ये ऑब्लिगेटरी होते हैं मुस्लिम्स के ऊपर। होता है वाजिबत, मतलब ये रिकमेंडेड है लेकिन ऑब्लिगेटरी नहीं होते। थर्ड इज नवफिल, जो कि प्योरली वॉलंटरीली होते हैं, ना ही ऑब्लिगेटरी होते हैं ना ही रिकमेंडेड होते हैं, जैसे अ बिक्वेस्ट टू पुअर, बिल्डिंग ऑफ अ मॉस्क और गिविंग समथिंग इन चैरिटी। ऐसी तरह की चीजें जो कि ना रिकमेंडेड है ना ही ऑब्लिगेटरी है, वो आ जाती है नफिल में। ओके, और नवाफिल। शिया लॉ में प्रोपोर्शनेट रिडक्शन नहीं माना जाता, इसमें प्रायोरिटी बेस पे जाती है स्टेट। ओके, प्रायोरिटी डिटरमाइन होती है बाय द ऑर्डर इन विच द नेम्स आर मेंशन्ड। ओके, अगर ए बी सी तीन लोग हैं और ए बी के आने तक ही 1/3 जो प्रॉपर्टी है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, तो सी को कुछ नहीं मिलता। ओके, जैसे ए बी सी तीन लेगेटीज हैं, ए को मिलना है 1/3, बी को 1/4 एंड सी को 1/6। और जो बाकी एयर्स हैं वो इस बिक्वेस्ट पे कंसेंट नहीं देते हैं, तो जो 1/3 वाला क्राइटेरिया है एक के पास, दैट इज ए, उसको वो उसका पर्टिकुलर शेयर मिल जाएगा और बी और सी को कुछ नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन अगर 1/3 से ज्यादा शेयर था ए बी सी तीनों का, कंसेंट नहीं मिली, तो ये होगा कि जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा है सिर्फ वही उन तीनों को मिलेगा। लेकिन अगर वो 1/3 हिस्सा ए और बी में ही एग्जॉस्ट हो जाता है तो सी को कुछ नहीं मिलेगा। So this was will, essentials and exceptions of particular principles. Next we are going to discuss वक्फ, जो कि थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो हो सकता है उसके एक से ज्यादा वीडियोस बन जाए। Till then, stay tuned, good luck and bye.